हमारे सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। ये जो हम लोग हर साल जाने वाले बैचेस के साथ एक गेट टुगेदर या एक बैठक तरीके से रखते हैं, वो आपके फेयरवेल से काफ़ी अलग होती है। फेयरवेल तो दूसरे तरह का सेलिब्रेशन, हुड़दंग, जाना आना, और हम लोगों को लगता है कि जाते समय आप लोग एक ऐसे मोड़ पर से जाएं जहाँ की आप लोगों से हमारी एक अच्छी गंभीर बातचीत, सीरियस नहीं कहेंगे उसको, एक ऐसी बात हो जिसमें आप शिकवे शिकायतें भी रख सकते हैं पर बाद में, पर हम लोग जो थोड़ा बहुत आप फ्यूचर को लेकर क्या करना चाहते हैं, कैसे हैं, और हम कुछ बता सकें, अपने अनुभव से कुछ बता सकें कि आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए। ये पूरे जो 4 साल आप लोगों ने हमारे साथ गुजारे, या मास्टर्स के लोग तो अभी कोई भी नहीं आए हैं, उनमें से बहुत ऐसे होंगे जो 2 साल वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे 6 साल। उसमें आप लोगों ने क्या महसूस किया? कुछ आपकी मजबूरियां हैं, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, पर कॉलेज से निकलते समय आपको लगेगा, मतलब असल में कॉलेज आपका कॉलेज से निकलने के बाद शुरू होता है। अभी तक तो आप कॉलेज में हैं, पर आपकी दुनिया तो कॉलेज से निकलने के बाद शुरू होती है। तब पता चलता है कि अभी हमें कुछ पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं, बोलते हैं पेंटिंग का मतलब तो अब समझ में आता है। जब सर लोग बोलते रहते थे काम करो, तब काम समझ में नहीं आता था या कुछ करते नहीं थे। जब स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि हमारी जगह कितनी अच्छी थी। या जब दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स मिलते हैं, हम उस समय तक तो कुछ लोग ईमानदारी से स्वीकारते हैं कि उस समय तक तो हम लोगों को लगता था कि हमारा कॉलेज ऑफ आर्ट में क्यों नहीं एडमिशन हुआ, हम जामिया में क्यों नहीं गए, हम यहाँ आ गए। तभी भी हमें लगता था कि हम यहाँ अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन अब इतने सालों बाद लगता है कि जो सीखा उसमें हमको कोई अफसोस नहीं है कि हम उतने नामी गिरामी कॉलेज के बजाय उनसे एक कम जानने वाले कॉलेज में गए। तो ये कई सवाल हैं, और मैं इसमें मेरी आदत नहीं है कि मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर कहूँ। वाकई जो है ये हमारे स्टूडेंट्स की फीडबैक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हमें बहुत ख़राब लगता है कि वो 4 साल बहुत अच्छे से रहते हैं, 3 साल बहुत अच्छे से रहते हैं, चौथे साल में पता नहीं क्या होता है, वो थोड़ी थोड़ी दूरियां और शिकवे शिकायतें बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद वो ऐसे जाते हैं जैसे पता नहीं कि कॉलेज से कितनी शिकायतें लेकर गए। ऐसे भी कई स्टूडेंट्स हैं, और हमें सचमुच बहुत ख़राब लगता है। मतलब आप अपनी चीज़ें नहीं देखते हैं। जैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, नाम नहीं लूँगी, आप लोग भी समझ जाएंगे। पिछले साल जाने वाले 2 स्टूडेंट्स पूरे 4 साल तक प्रिय थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से कॉलेज को दिया, कॉलेज की हर एक्टिविटी में आगे थे, और हम उनको दिल से प्यार करते थे। जाते समय सिर्फ इस बात पर उखड़ गए कि हमें इंटरनल में मार्क्स कम मिले। वो इंटरनल के मार्क्स मेरे हाथ में नहीं हैं, और ये मान कर चलिए कि कोई भी टीचर आपका दुश्मन नहीं होगा। जिसने आपको पढ़ाया है वो आपसे दुश्मनी क्यों पालेगा? और वो थोड़ी बहुत खुंदक कोई पाल सकता है। कॉलेज आप अगर ठीक से पेश नहीं आएंगे, अटेंड नहीं करेंगे या कुछ, लेकिन वो जब एग्जामिनर की उस पर बैठेगा तो नहीं करेगा। मेरा मानना है नहीं करेगा। कभी कभार हो गया, फिर आप उस कॉलेज में जहाँ पर 4 साल रहे, सिर्फ यूनिवर्सिटी तो
30 में 28 मार्क्स देती है, आप 30 में 25 मार्क्स दे रहे हो। यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है, वो हमको बोल देगी कि आप 30 में 28 मार्क्स कैसे दे दिए। वो हमको 30 में 12 मार्क्स पर भी बोल सकती है, क्या मैडम अपने ही बच्चों को 12 मार्क्स दे दिए हैं। लेकिन हम 30 में से 24-25 सचमुच हम हाईएस्ट मानते हैं। सोचा जाए तो ये नंबरों का गेम थोड़ी ना है। आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आज CUET की मार लगी है, जहाँ मार लगी है नंबर ले लेकर लोग बैठे हैं, उनकी डिग्रियों में नंबर है। आप लगोगे अपनी काबिलियत से, कोई नहीं पूछेगा आप कैसा गाना गा रहे हो, कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप पेंटिंग कर रहे हो, उस पर आप जाओगे। आपके मार्क्स, कोई भी आपका पोर्टफोलियो खोल कर ना परसेंटेज नहीं देखता है, वो लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड में रहते हैं। आप इंटरव्यू कैसा अटेंड करते हो, उस पर आपको नौकरी मिलती है, और आप कैसा वहाँ काम करते हो, काम कर रहे हो, उस पर नौकरी टिकती है। तो इन चीज़ों पर आप शिकायतें पाल कर दूर जा रहे हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर हमें अच्छा नहीं लगता। और हमें लगता है कि ये कहाँ तक जाएंगे, आगे भी ऐसा होगा। संबंध तो ऐसे होने चाहिए ना। इतनी छोटी सी दुनिया म्यूजिक और फाइन आर्ट्स की है कि लोग घूम फिर के आपको 20 साल बाद भी मिल जाएंगे। मैं आज अभी दीपशिका मैम को एक फ़ोटो दिखा रही थी। हमारे पास 2005-06 में एक तबला फैकल्टी थी, और सिर्फ एक ही बैच था। 2 घंटे की क्लास करने, 1 घंटे की क्लास करने आती थी। उनका गुजारा नहीं चलता था। उससे 2004 में कॉलेज खुला था, और शुरू में तो म्यूजिक के 2005 और 6 में डिप्लोमा के बच्चों को सिखाने। वो अचानक उनका 1-2 साल बाद क्लिक किया। आज सैन फ्रांसिस्को में बैठे हैं और धूम मचा रहे हैं। तो कहाँ किसका क्लिक करेगा, वो आपके काम से ही क्लिक करेगा। तो टीचर्स से इस तरह की शिकायतें करना सही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो सेशन है ना, ये हार्ट टू हार्ट टॉक का, आप लोग भी बता सकें, हम लोग भी बता सकें। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, और हम कुछ गाइड कर सकें कि क्या कर सकते हैं, कहाँ आप लोग कैसे जाने का सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक बहुत अच्छी, एक यादगार शाम के साथ हम इसको अंत करें कि हाँ ठीक था। सबसे पहले मैंने टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड प्रिंसिपल मैम को मैंने बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे को बुलाया अभी दोबारा। आज मेरा एक्चुअली कोइंसिडेंटली मेरा छुट्टी था, तो मैंने फिर आगे मैंने लगा नहीं, काफ़ी दिन से गया नहीं, एक बार जाके मिल लेते हो क्योंकि अच्छा लगेगा काफ़ी पूरा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरह का जो दिल्ली में इस तरह इसी बेल्ट में मैंने तो काफ़ी दिन, मतलब आसपास 14 इयर्स मैंने टेक्निया में थे, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और यहाँ का जो टेक्निया जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट, एकदम इंडिया का जो रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, BHU है, कॉलेज ऑफ आर्ट है, शांति निकेतन है, और अच्छी यूनिवर्सिटी से जो टीचर है, मतलब वहाँ से ट्रेन प्राप्त करने के बाद यहाँ पे आके सबको सिखा रहा है। मतलब ये पूरा एकदम सब कुछ अच्छा जो क्वालिटी है, अच्छा यूनिवर्सिटी का, वो सब आप लोगों को मिला है, मैंने मिलता रहा चुका है, अभी भी मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा। BFA जो था, जिन लोगों का बैचलर डिग्री था म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में, उनका 4 साल का था, 3 साल का था, और मास्टर्स 2 साल का। तो मतलब मुझे लग रहा है, तो मेरा विश्वास है, तो तुम लोगों को एकदम सबसे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आप लोगों को मिल चुका है। और अभी वो टाइम आ चुका अब लोगों को प्रूव करने के लिए, एक आप लोगों के पास एक बड़ा सा स्पेस है जहाँ पे अब लोगों को फ्रीलांस करने के लिए भी एक मौका मिलेगा। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को जो नॉलेज मिल चुका है टेक्निया से, वो आने वाला टाइम में काफ़ी अच्छे से काम पे आएगा।
तो अब लोग को बेटर एकदम अच्छे फ्यूचर के लिए मैंने भी शुभकामना दे रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ आप लोग का आने वाले टाइम पे अच्छा काम करे और टेक्निया का नाम रोशन करे। ये बोलते ही मैं आप लोगों के साथ समय बहुत अच्छा बीता और संगीत की बात करें तो बहुत अच्छा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा सिखाने का, गाने का। आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं। मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो एक लगता था कि नहीं फैकल्टी में ही हैं, लेकिन नहीं, आप लोग खुद बहुत अच्छा गाते हैं, सूझबूझ है संगीत की, एक लेवल है। तो अब आप ग्रेजुएट हो गए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। मैं ये कहूँगा संगीत से आप जो सीखे हैं यहाँ से, जो भी आपका 4 साल का ये कोर्स था, और इसके बाद भी आपकी संगीत की यात्रा निरंतर चलती रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और बधाई आप लोगों को ग्रेजुएशन की। सभी को बैचलर कंप्लीट करने के लिए शुभकामनाएं, चाहे म्यूजिक हो या फाइन आर्ट्स हो। पर म्यूजिक के लिए तो रवि सर ने आप लोगों को जैसा सजेशन दिया उसको आप लोग फॉलो करिए। और फाइन आर्ट्स में हमारे महानुभाव 3 ही आए और MFA के महानुभाव लोग नहीं आए। मैंने कोशिश भी किया, कॉल भी किया, मैं भी और सतरंजन सर ने भी, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आप लोग आए, धन्यवाद। और आपका भविष्य और अच्छा हो। संगीत में रियाज ज़रूरी है, पेंटिंग में प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये दोनों कंटिन्यू रखेंगे तो एक आर्ट फील्ड को समझ पाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं जहाँ पे पढ़ के आया हूँ, जहाँ पे भी उड़ीसा या दिल्ली, कहाँ सिर्फ फाइन आर्ट था वहाँ पे, पर यहाँ पे मैंने जब जॉब किया, यहाँ पे म्यूजिक भी था और फाइन आर्ट भी था। दोनों दूसरे से मिले जुले रहते हैं। अगर एक आर्टिस्ट काम करता है तो बिना म्यूजिक से काम नहीं होता है, ठीक है। पर तो यहाँ पे महासंगम है म्यूजिक का, फाइन आर्ट का। बहुत अच्छा लगा। आप लोग यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे हो और बहुत अच्छे भी हैं इधर सारे, मतलब अच्छे से बात करते हैं कि रिस्पेक्ट भी अच्छा करते हैं, बात भी सुनते हैं, काम भी करते हैं। हम डांट लगाते हैं फिर जाके काम करते हैं, है ना। सही है, ऐसे होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। बस इतना ही कहूँगा, लाइफ में बहुत ऊंचाई आएगा और गिरेंगे भी बहुत और धोखा भी बहुत खाएंगे। जहाँ पे हम प्रोफेशनल फील्ड में हैं, इग्नोर भी होंगे बहुत सारा, जाके सर कहना पड़ेगा काम देखो कि मेरा गाना सुनो। वहाँ पे हम इग्नोर भी होंगे, पर वो उस टाइम हमको टूटना नहीं है। मतलब एक जो ये रखना चाहिए कि मुझे करना है, जो भी कुछ हो जाए मुझे काम करना है। खाने के लिए नहीं है कोई टेंशन नहीं, पेट है मतलब खाने के लिए मिल जाएगा। पर अगर हम इस टाइम को खो देंगे, अगर हम सही से काम नहीं करेंगे, बाद में बहुत पछतावा करेंगे, हम बहुत पछताएंगे। शायद उस टाइम में काम कर लेता, शायद उस टाइम में प्रैक्टिस कर लेता, थोड़ा अच्छा हो जाता, उसमें थोड़ा और उस आगे लेवल चला जाता। तो ऐसे बहुत सोचने से पहले हमको टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे से, मतलब टाइम के साथ साथ चलना है ना। हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, कितना रील्स स्क्रॉल कर देते हैं, कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं उस टाइम, ठीक है। सोशल मीडिया अच्छा है, पर सोशल मीडिया को हमको यूज़ करना है। हमारा काम पोस्ट करो, मैं गाना गा के पोस्ट कर दूं तो हम खुद को दिखाना पड़ेगा। कोई आके हमको देखे, कोई नहीं देखेगा, हमारा घर नहीं आएगा कि अरे ये काम कर रहा है, अरे ये गाना गा रहा है। हमको दिखाना पड़ेगा, देखो देखो मेरे पास भी टैलेंट है, ठीक है। तो टाइम को यूटिलाइज करो, बहुत आगे जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की बहुत बहुत बधाई, पहले बात तो। और क्या बताएं सब अपने ही बच्चे हैं, सारे के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सब अच्छा करते हैं। थोड़ी मेहनत की कमी है जो मैं समझती हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा करो, क्योंकि आगे लाइफ में और बहुत कुछ बड़ा करना है, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। थोड़ा पंक्चुअल रहो टाइम से, बस और कुछ नहीं।
क्योंकि आगे जो भी करोगे करियर में, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको सही से लो, उसका यूज़ करो। और दैट्स ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, म्यूज़िक डिपार्टमेंट एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट। थैंक यू। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रेजुएशन के लिए, कंप्लीट हो गया सबका फाइनल ईयर। बहुत बच्चों को बहुत इस दिन का इंतज़ार था, कब ख़त्म होगा यार। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगा बहुत तुम सबसे मिल के या तुम सबके साथ प्रैक्टिस करके। मैंने भी बहुत कुछ सीखा तुम लोगों से। तो सबका ऑब्वियसली कुछ प्लान है नेक्स्ट, तो उसको कोशिश करो कि नेक्स्ट कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे। बस अपने जो भी काम करना, अभी बहुत कुछ तुम लोगों ने सीखा, नेक्स्ट जो भी काम स्टार्ट करना उसको बस दिल से करना, क्योंकि ये टाइम थोड़ा टफ होगा मे बी। तो भाई बस अपना ध्यान रखो एंड थैंक यू। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन जो अभी तक मुझे लगता नहीं है रिजल्ट के कारण हुई है, कुछ 5-6 लोगों को बस शुभकामनाएं दूंगा, बाकी सब थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट कहीं ना कहीं किसी कारण से रुका हुआ है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि क्या होता है ना कि ये रिज़ल्ट रुका क्यों है, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। आप पंक्चुअल नहीं थे, एग्ज़ाम्स आपके किस तरीके के गए हैं ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। और मैं शुरू से ही एक बात बोलता आया हूँ कि कभी भी बैक मत लगने दो, खासकर मतलब 3rd ईयर में और 4th ईयर में। 5th, 6th, 7th, 8th सेमेस्टर कुछ ऐसे सेमेस्टर्स होते हैं जहाँ पे बैक लगने का मतलब ये हो जाता है कि जब 8वें का रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद 6ठे का रिज़ल्ट निकलता है, फिर 4th का निकलता है। मान लेते हैं आपने 8वें में 6 का अगर एग्ज़ाम दिया, तो वो आप लोग को दिख रहा होगा नहीं मैंने तो एग्ज़ाम दे दिया, मेरा तो रिज़ल्ट आना चाहिए, मगर वो इसी कारण नहीं आया क्योंकि पहले के पेंडिंग रिज़ल्ट जो कि अभी तक नहीं निकले हैं और जिसके कारण आप लोग का रिज़ल्ट भी पेंडिंग दिखता है। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से BPA 8th सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चों का भी रिज़ल्ट पेंडिंग है, आप लोग भी उनमें से कुछ एक है। एक आध शायद 2-4 बच्चों का क्लियर है क्योंकि वो शुरुआत से ही क्लियर होते आए हैं, इस कारण से उन लोगों का रिज़ल्ट बड़ा क्लियर है। मगर ऐसा भी नहीं है कि आप लोग का रिज़ल्ट नहीं क्लियर होगा, क्लियर होगा और आई होप सो वो पॉजिटिव वे में होगा। मैं ऐसा नहीं समझता कि आप लोग का रिज़ल्ट इतना भी ख़राब होगा अनटिल अनलेस आपने ख़राब ना किया हो। तो मेन बात तो यही है कि आप अगर ठीक करते हैं तो देखो ये बात सच है, ये इतनी बड़ी मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, आप ये सोच के चलिए आप CUET का एग्ज़ाम देते, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जामिया का, बहुत गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉलेज के सपने सबके दिमाग में रहते हैं। सीटें गिनती की 14, 15, 20 एप्लीकेशन आ रही है, 1000, 2000, 3000, ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे पता नहीं उतना, मगर स्टिल वहाँ पे दौड़ हो जाती है कि 5 लोगों में 1 लोग का सिलेक्शन, इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाता है 19 में से। ठीक है, ये एक IAS के लेवल से भी ऊपर है। आप लोग अगर देखोगे IAS के जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो 3000 एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट होते हैं उसमें से 1 निकलता है, मगर इसका कैलकुलेशन इस तरीके से बंदा हर 3 बंदे में से 1 बंदा मतलब निकल के आता है फाइनल में, जो उसका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद एक रिज़ल्ट निकलता है। तो बड़ा टफ है आप लोगों के लिए। स्टिल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जैसे बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं जो आप लोगों को डिग्री देने के लिए बने हैं, और उसका होने का फ़ायदा भी यही होता है कि आप जैसे जो कि शायद हो सकता है उनकी नज़र में बहुत टैलेंटेड ना हो आप लोग, मगर मेरा ही मानना है जैसे सर ने भी बोला आप लोग हो इतने लेवल तक हो कि कहीं ना कहीं उनके लेवल तक टच करते हो। अब वो बात सही है कि सभी टॉप में नहीं होते, मगर स्टिल हम उतने हैं कि हम कर सकते हैं। तो हमारे कॉलेज जैसे बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज है जहाँ से आपको डिग्री मिलती है, तो कभी भी मन में ये जो मलाल रहता है ना कि अरे ये तो बहुत छोटी जगह है या यहाँ से हमने क्यों करा, कल को हम किसी और को भी कई बार एक नेगेटिव वाइब्स देने लगते हैं कि यार तू वहाँ से रहने देना, वहाँ से मत करना। अरे भाई वो तो देख लो कि वहाँ से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी पाएगा कि नहीं, पहले ये तो सोचो कि अगर वो लायक ही नहीं है उस लेवल के, तो ऑब्वियसली उसके लिए एफिलेशन जैसे कॉलेजेस ही एक लेवल के कॉलेज है जहाँ पे वो एटलीस्ट अपने 12वीं के बाद आगे आने वाला समय ख़राब नहीं कर रहा है। 12वीं के बाद तुरंत एक बैचलर डिग्री पाता है 4 साल के अंदर, जो कि एक बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट का है, और कई हद तक आप
ऐसे भी कॉलेजेस देखोगे जहाँ पे आज भी बीए का डिग्री मिल रहा है, बीए का डिग्री मिल रहा है या फिर ऑप्शनल में मिलता है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीए का डिग्री मिल रहा है म्यूज़िक का, जो कि अभी तक में यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एडवांस डिग्री नहीं है, जो कि आप लोग की है। बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट अभी सबसे एडवांस डिग्री है। अब बहुत लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सर वहाँ वो भी तो एक यूजीसी से है, तो उनका क्या कोर्स वैलिड नहीं है, या फिर हमारा वैलिड है तो उनका कैसे, वो तो बहुत बड़ा नाम है। तो बात ये है कि इस बात पे ना बहुत टाइम से चर्चा में विषय बना हुआ है। और क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी जब यूजीसी के अकॉर्डिंग जब एक रजिस्टर्ड हो जाती है तो आप उससे कोर्स नहीं हटा सकते हो, कोर्स चलता रहेगा, उसमें अमेंडमेंट करना वो उनका काम है। तो इस पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं केसेस चल रहे हैं या फिर उस पर समझो कि वाद विवाद चल रहा है कि वो मान नहीं रहे हैं इस चीज़ को। और कहीं ना कहीं आप ये खबर भी सुनते होंगे आने वाले साल में अभी बीपीए कोर्स आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? आपने सुना होगा 4 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है? क्योंकि उनको मानना ही पड़ेगा। आपने 4 साल, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी ने 4 साल पहले ही मान लिया कि भाई अगर यूजीसी ने कोई कोर्स निकाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसे नहीं निकाला। और एट दी एंड जितने भी कोर्स चल रहे हैं वो सब यूजीसी के अधीन में ही चल रहे हैं, तो मानना तो पड़ेगा। तो दिमाग से ना ये चीज़ें क्या होता है कि हमारे दिमाग में ना ये सब चीज़ें सेट हो जाती है, क्योंकि हम एक एफिलेटेड कॉलेज हैं और मेन यूनिवर्सिटी वहाँ पे है खैरागढ़ में। तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी अगर यहाँ होती तो आप लोगों को लगता कि नहीं ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो कि दे रही है डिग्री, मगर यहाँ ना होने के कारण वो दिमाग में एक सेटअप बैठ जाता है, अरे नहीं नहीं ये तो ऐसे ही बता रहे हैं, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी है नगर में। हर एक स्टेट में एक स्टेट की यूनिवर्सिटी नाम से जरूर दिखेगी। आप बिहार में चले जाइए बिहार यूनिवर्सिटी, बनारस में चले जाइए बनारस यूनिवर्सिटी, मतलब हर एक स्टेट के नाम से यूनिवर्सिटी है जो कि वहाँ पे एक नाम बना रखा उनका। और स्टेट में रहने के कारण हमें पता ही उतना ही होता है, हम कभी बाहर हमने देखा भी नहीं। आप देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि बीपीए प्रोवाइड कर रही हैं। आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, मगर हिमाचल की भी यूनिवर्सिटी है। मैंने तो एडमिशन लिया है तो मैंने देखा है कि वहाँ की भी डिग्री मिल रही है बीपीए के नाम से। एक राजा मान सिंह तोमर करके यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने भी सुना भी होगा, ग्वालियर की, वो भी एमपी की है मगर ग्वालियर की है, तो वो भी एडवांस डिग्री दे रही है। जिन्होंने मान लिया वो तो देंगे ही देंगे। तो मन में ये भी मत रखना कि हमने जो करा है 4 साल दिए। बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं उनकी 3 साल में हो गई, अब हम 4 साल में कर रहे हैं, मतलब ऐसा भी होता है, क्वेश्चन कई बार आए हैं, मगर वो सोचना बेकार है। मुझे लगता है अगर आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की NAC A ग्रेड लेवल की यूनिवर्सिटी अगर आपको डिग्री दे रही है तो वो 100% वैल्यूएबल है, कहीं पे भी लगाने योग्य है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। और एट दी एंड कि आपको डिग्री से ज़्यादा आपके स्किल्स की मेहनत की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बेशक बैचलर हो गए हो, मगर मैं अभी यहाँ तो बहुत बच्चे नहीं हैं, आपके बैच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बच्चे हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं कम से कम, मगर उसमें से अगर मैं छांट के भी देखूँ ना तो 10 से 12 बच्चे हैं जिनका शायद स्किल बैचलर लेवल तक है, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लेवल पे भी नहीं है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग का रिज़ल्ट बता देता है। उसका रीज़न ये है, आप लोग ये समझ के चलिए कि आप लोग का मतलब आपके अलावा भी और भी बच्चे हैं जो कि जिनका रिज़ल्ट बहुत हद तक क्लियर निकलता है, वो ये समझ लो कि हमारी तरफ से कल्याण ही है उनका कि कुछ पार जाओगे। नहीं तो अगर ये इस तरीके से सख्ती जो अभी तक हम लोग करते आते छोटी मोटी, अगर बहुत ज़्यादा सख्ती करने लग जाए तो मैक्सिमम बच्चे शायद यहाँ से निकल भी ना पाएँ। उसका रीज़न यही है क्योंकि आप उतने अच्छे लेवल पे नहीं पहुँच पाए हो। और ये मान के चलिए आप बेशक ग्रेजुएट हो जाओ, सभी स्किल्स हमने कहीं ना बीच में छोड़ देते हम। अब चाहे काम से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आपका सिलेबस कितना लेवल का होगा, मगर आज भी मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को पूरा सिलेबस नहीं आता होगा, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ा है बीच में, या फिर किसी हंसी मजाक में समझो, काम के वजह से समझो, कुछ भी समझो, हम छोड़ देते हैं, अरे नहीं हो जाएगा, टेक्निया ही तो है। सबसे पहला काम दिमाग में आता है टेक्निया ही तो है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत इजी पेपर हो रहा है। और ज़रा सोच के चलना, जब ये मेन यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो आप में से बहुत से बच्चे वो एग्ज़ाम्स में जैसे हम लोग के यहाँ छूट मिल जाती है, वो सब चीज़ें नहीं मिलती। तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। फ़ायदे तो बहुत हद तक हैं, तभी आप लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो हमें भी कोई नहीं पूछेगा, हमें भी कोई नहीं जानेगा। और बैचलर हो गए तो आगे मास्टर्स का भी सभी का प्लान होगा,
बहुत बच्चों के माइंड में ऐसा रहता है कि हम मास्टर्स प्राइवेट से करेंगे, रेगुलर से करेंगे, कैसे करें। मैं अपनी थ्योरी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बहुत हद तक शायद तुम लोगों को काम भी आ जाए। प्राइवेट और रेगुलर करने में दोनों में कोई बुराई नहीं है। पहली बात, प्राइवेट के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान इस तरीके से है, प्राइवेट में आप लोगों ने देखा होगा बैचलर में आपका कोई भी सब्जेक्ट जब कभी क्लियर नहीं हो पाता तो बैक पेपर के रूप में नेक्स्ट ईयर में आता है। देखा होगा आपने बहुत, अगर आप में से किसी का बैक आया होगा तो। मगर प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में एक भी सब्जेक्ट अगर आप फेल होते हो इसका मतलब आपका पूरा साल खराब होता है और आप दोबारा से रिपीटिशन करते हैं। और 100 बात की एक बात, इतना तो हम पढ़ते ही नहीं है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। आप लोग को टीचर द्वारा पास किया जाता है, अगर आप कहीं हद तक पास नहीं हो पा रहे हैं तो वो रेगुलर में मिल पाता, क्योंकि रेगुलर एक कॉलेज का ना पार्ट हो जाता है, उसमें हमारा भी स्कोर है। ज़रा सोचिए, मेरे यहाँ से 20 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, 12 बच्चे फेल हो गए, क्या नाम जाएगा मेरा आगे, मतलब इस इंस्टीट्यूट का या कहीं का भी नहीं जाएगा ना। तो करना पड़ता है दोबारा। कई बार ऐसा भी होता है आप लोग के इंटरनल्स दोबारा लिए जा रहे हैं, आज छूट गया। बहुत सारी छूट है जहाँ पे आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं। आप बीमार हो जाते हो, दोबारा इंटरनल लिया जा रहा है, ले भी लिया जाता है, बहुत अच्छे से पास भी हो जाते हो। ज़रा सोच के देखो, बाहर ऐसा होता है? कभी नहीं होता। आपने एग्ज़ाम मिस करा तो मिस कर भी दे, मतलब जो चीज़ हमारे हाथ में होती है हम उस हद तक ये सोचते हैं कि उसमें बच्चा साल ना ख़राब करे, उसका साल ना बिगड़े, 4 साल के अंदर ही उसकी डिग्री हो जाए तो बेटर रहता है। तो ये फ़ायदे होते हैं। और नुकसान वाली बात मैंने जैसे आपको बोली, फ़ीस ज़रूर कम होती है, मगर ये तो आप लोगों की गलती है कि आप लोग सीखने नहीं आते। नहीं तो रेगुलर डिग्री की कोर्स की जो फ़ीस है वो उस हिसाब से डिज़ाइन है जो कि आपको प्रॉपर क्लास देनी जाती है। और मेन तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी क्लासेस देना हमें अनिवार्य है। आप लोगों ने भी फेस करा होगा, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको क्लास नहीं मिली। माइंड में होगा आप लोगों के क्वेश्चन, अरे ये तो क्लास तो देते ही नहीं इंस्टीट्यूट वाले। बोलते हैं, बहुत बच्चे मेरे मुंह पे बोलते हैं, मगर मैं सच बात बताऊं, हर साल दोनों सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। कभी हिंदी इंग्लिश, EVS, ट्रैवल एंड टूरिज्म, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ना वो नोट्स और वो कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दें। या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऐसे हैं क्योंकि आप आते भी नहीं हो ना, इस कारण से आपको कई बार चीज़ें प्रोवाइड करने का मन भी नहीं करता, ये भी एक कारण है। बच्चा सिंसियर दिखता है ना तो उसको काम करने, उसके साथ काम करने का मज़ा अलग होता है। अगर बच्चा सिंसियर नहीं दिखता तो कहीं ना कहीं आप लोग भी वो छूट जाते हो हमसे। फिर हम बोलते हैं आप अपने आप करिए, क्योंकि एट द एंड क्या करें, हम लोग भी ये परेशान होकर सोचते हैं जब वैसे तो आता नहीं। जो वोकल की क्लास दे रहे हैं वो तो पूरी प्रॉपर लेते नहीं, तो अदर सब्जेक्ट की अगर दे भी दी तो क्या कर लेता, कोई झंडा नहीं गाड़ता। एट द एंड वो करना आप लोगों ही पड़ता, और ये देने का मकसद भी यही होता है। तो मेरा यही कहना था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब हम जो देते हैं आपको करवाते हैं, अगर आप वो प्रॉपर तरीके से पढ़ लें तो इतना गुणी लोग हैं हमारे पास, इतने वेल एजुकेटेड टीचर हैं उस लेवल के कि आपको बैचलर और मास्टर्स लेवल की पढ़ाई बहुत अच्छे तक पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे तक। इतना है कि आप मार्केट में कहीं स्टैंड कर सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लास लेते रहो। तो अगर आप ही ढीले हो जाओगे या फिर नहीं आओगे, जैसे मैं भी देखता हूँ यहाँ पे कुछ चेहरे हैं ऐसे जो कि रेगुलर कहीं ना कहीं बने रहते हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जैसे वैभव पंत, शुभम, निधि भी, अंजना, सार्थक, अभिनव भी आता है, मतलब मैंने मोहन, मतलब ये वही बच्चे हैं जो शायद रेगुलर बने रहते हैं, इस वजह से आज यहाँ पे अवेलेबल भी है। वरना उन लोगों को फ़र्क भी नहीं है कि आज क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये सिर्फ आप लोगों के करियर से रिलेटेड बातें करने से रिलेटेड है, ताकि आप लोग कुछ करियर में अगर आप लोग को कुछ डाउट हो, कुछ क्लियरेंस चाहिए हो हमसे, प्रिंसिपल मैम से, टीचर से, वो बहुत अच्छे से आप लोग को इस टाइम पे भी बता सकते हैं। ऐसा हुआ ना, फेयरवेल पार्टी भी हुई, मगर उस टाइम कोई बात नहीं हो पाई किसी से भी, बहुत जल्दी हौश पौश तरीके से वो ख़त्म हुआ सिस्टम, तो बात तो हुई नहीं किसी से। मैं चाहूँगा आप में से कुछ लोग आएँ, अपना एक्सपीरियंस बताएं, या फिर ऐसा चाहें कि कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ये म्यूजिक के लिए भी काम आएगा। मतलब हम जब टेक्स्ट मैटर इन आर्ट, ठीक है, म्यूजिक के लिए, फाइन आर्ट के लिए सिर्फ ये नहीं कि हम एक पेंटिंग बना देंगे, एक गाना गा देंगे, उसके लिए भी हमको कुछ लिखना पड़ेगा। मैं ये गाना क्यों गा रहा हूँ,
कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। हम देखेंगे बस। ये है हमारा एजेंडा। हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, आर्टिस्ट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, मतलब हमारा प्रैक्टिस, हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आर्टिस्ट प्रपोजल कैसे लिखते हैं। मान लो हम एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक कुछ अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम लिखना पड़ेगा कि मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये है आर्ट में, चाहे वो फाइन आर्ट हो या म्यूजिक हो, उसमें जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का वैल्यू बहुत बहुत है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यूअर से है, कोई भी लिसनर से, वो तो गाना सुन के वो समझ लेता है, पर तुम्हारा अगर वो थोड़ा कंटेम्पररी म्यूजिक है तो उसको कैसे समझेगा, या फिर फोक म्यूजिक है तो उसको कैसे समझेगा। और हम फाइन आर्ट में जो हम पेंटिंग करते हैं, हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग में हम काम करते हैं, उसको समझाने के लिए हमको टेस्ट लिखना पड़ता है काम के पास। ठीक है, जैसे हम गैलरी गए, गैलरी में बहुत सारा काम लगा है, और काम को देख के बस हम सोचते हैं कि अरे ये ऐसे किया होगा, ये ऐसा पेंटिंग किया होगा। मतलब हम आर्टिस्ट को नहीं पढ़ पाते हैं। आर्टिस्ट का काम है पेंटिंग के बारे में 2-4 लाइन लिखना, फिर जाके व्यूअर्स जो है वो देख के समझ पाता है कि अरे आर्टिस्ट ऐसे काम करता है। जैसे ये है, ये गैलरी है, गैलरी में पेंटिंग लगा है और पेंटिंग के साइड में डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये डिस्क्रिप्शन लिखने से क्या होता है, जो व्यूअर्स आते हैं ना, वो काम देखते हैं। जब अभी मैंने बोला कि कोई भी कुछ भी सोचते हैं, अरे ये काम ऐसा है, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद हमको आर्टिस्ट का जो थिंकिंग है वो हमको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट का वैल्यू बहुत है आर्ट के लिए। पोर्टफोलियो, पहले हम पोर्टफोलियो के ऊपर बात करेंगे। पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट। ठीक है, क्योंकि जितना भी हम काम करेंगे उसको अच्छे से सजा के रखना, उसके बारे में लिखना, ये बहुत ज़रूरी है। पहला पार्ट है इमेज। जब हम पेंटिंग करते हैं उसका फोटोग्राफ्स, कि हम कुछ स्टूडियो में गाना गाते हैं उसका फोटोग्राफ्स, उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा काम को, तो क्योंकि हमको दिखाना पड़ेगा ना कि हम ऐसे काम करते हैं, हमारा प्रैक्टिस ऐसा है। और एक पोर्टफोलियो में 1 से 2-3 इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम दिखाएंगे हम पेंटिंग को कितना डिटेल में काम करते हैं। ये डिटेल पार्ट है। और हर पेंटिंग में और कुछ भी गाने में उसका नाम, आर्टिस्ट का नाम, टाइटल, और पेंटिंग के बाद आ जाएगा साइज, और म्यूजिक या वीडियो में उसका ड्यूरेशन इतना ऐसा आता है ना, कितने मिनट का है। तो ये जो है तुम्हारा साइज का ऊपर कितना साइज का काम है, और कौन सी ईयर में ये बना गया है, कि कौन सी ईयर में ये गाना रिकॉर्ड किया गया है। तो इसके ऊपर हमको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। ठीक है, और एक शॉर्ट रिटिन शॉर्ट नोट हमको लिखना पड़ता है पेंटिंग के बारे में। जो मैंने बोला कि हम कुछ भी काम करेंगे उसके बारे में 2-4 लाइन हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने देखा हूँ यहाँ पे जब हम रिटिन नोट्स मांगते हैं, स्टेटमेंट मांगते हैं, बच्चे क्या करते हैं उसी टाइम लिख के हाथ में लिख के दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है। पेंटिंग के बारे में जो तुमने काम किया है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, मैंने क्या किया, उसको लिखना पड़ेगा, और वर्ड फाइल में टाइप करके टीचर को सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने देखा 1 साल हो गया, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं हाथ में लिख के दे देते हैं। मैंने बोला भी कि हाथ में लिख के मत दो, टाइप करके कॉन्सेप्ट नोट दो। ये होता है काम का डिस्क्रिप्शन। ये होता है कंप्लीट एक पेज का लेआउट, कि एक पेज का लेआउट कैसे होगा। पोर्टफोलियो जो बनता है तो एक पेज का लेआउट कैसे होगा। वैसे जगह जैसे मैंने पेंटिंग रखा हूँ फाइन आर्ट के लिए, तो तुम लोग म्यूजिक के जो बच्चे हैं तुम लोग तुम्हारा क्लिप रख सकते हो, और जो फ़ोटो शूट करोगे फ़ोटो भी रख सकते हो। ठीक है, और उसका
डिटेल्स भी लिख सकते हो। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, मुझे तो आइडिया नहीं है कि म्यूजिक का कैसे बनता है पोर्टफोलियो, पर तुम लोग भी जैसे यहाँ पे लिंक भी डाल सकते हो, कोई कहीं पे वीडियो अपलोड करके लिंक भी डाल सकते हो। ये है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो बनता है, हम हमारा ओरिजिनल काम को लेके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फाइन आर्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल काम को लेके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और प्रिंटिंग जो प्रिंट करते हैं ना, फ़ोटो खींच के उसको प्रिंट करके वो भी पोर्टफोलियो बन सकता है, ठीक है। और तुम लोग जहाँ पे जॉब के लिए जाओगे या फिर मास्टर्स के लिए जाओगे तो पोर्टफोलियो जब मांगेंगे तुम लोगों को, तो ऐसे फॉर्मेट में पोर्टफोलियो तुमको दिखाना पड़ेगा, ताकि जो जूरी बैठते हैं ना वो इम्प्रेस होते हैं काम को देख के, तुम्हारा काम को कैसे प्रेजेंट किया हो उसको देख के। ये स्केचबुक है, ये मेरा काम है, छोटा सा मैं ऐड कर दिया। और आर्टिस्ट स्टेटमेंट, आर्टिस्ट स्टेटमेंट जो है ये तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसका तुम लोग जहाँ पे भी अप्लाई करोगे अवार्ड के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो तुमको आर्टिस्ट स्टेटमेंट ज़रूर मांगेंगे। कहीं पे भी आप छोटा मोटा जहाँ पे भी निकलता है, जहाँ पे भी अप्लाई करोगे आर्टिस्ट स्टेटमेंट तुमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो जो आर्टिस्ट स्टेटमेंट लिखेंगे वो 400 वर्ड्स होना चाहिए, 400 वर्ड से 500 वर्ड होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिस्ट स्टेटमेंट में क्या होता है, ये है आर्टिस्ट स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे दो उसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिस्ट, मटेरियल्स, प्रैक्टिसेस एंड इंस्पिरेशंस, मतलब वो कहाँ से इंस्पायर हुआ है, उसका प्रैक्टिस क्या है, वो क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करता है, कैसे वो मटेरियल्स को यूज़ करता है, उसके बारे में मैं जितना यहाँ पे दिखाया उतना ही तुमको लिखना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट में काम के बारे में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं आज एक काम कर दिया कल एक काम कर दूंगा, मतलब रिलेशन होना चाहिए, एक रिसर्च होना चाहिए काम में। मतलब मैं सोशल को लेकर के काम कर रहा हूँ या माइग्रेशन को लेकर काम कर रहा हूँ, उसी के ऊपर मुझे काम डेवलप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आज माइग्रेशन पर कर दिया, कल मैंने एक ट्री बना दूंगा, कल मैं और कुछ बना दूंगा, ऐसा नहीं है। एक काम को हमको डेवलप करना है और एक काम के बारे में हमको थियोरिटिकली लिखना है कि मैं इसलिए ऐसे काम कर रहा हूँ, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्व क्या है, समझ रहे हो। और आर्टिस्टिक प्रपोजल, आर्टिस्ट स्टेटमेंट अलग है, आर्टिस्टिक प्रपोजल अलग है। आर्टिस्ट स्टेटमेंट है कि हम कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, वो डिस्क्राइब करना। आर्टिस्ट प्रपोजल ये है कि अगर हमको स्कॉलरशिप के लिए या फिर कुछ ग्रांट के लिए मुझे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे जो पैसे मिलेगा मैं उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करूँगा, ये है आर्टिस्टिक प्रपोजल। कि मैं इतना पैसे ट्रैवल में खर्चा करूँगा, इतने पैसे मैंने रहने के लिए खर्चा करूँगा, इतना पैसे मैं काम करने के लिए खर्चा करूँगा। ऐसे भी तुम लोग का जो म्यूजिक में भी आता है वो भी तुम लिख सकते हो कि ये मैं गाना रिकॉर्ड करने के लिए खर्चा करूँगा, जैसे तुम लोग को चाहिए वैसे ही वो आर्टिस्टिक प्रपोजल बनता है। फिर उसके बाद बजट लिस्ट आता है। बजट लिस्ट तुम लोग को अभी मतलब ये नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट है। बजट लिस्ट ऐसे बता देता हूँ। बजट लिस्ट एक होता है, मान लीजिए तुमको 1 लाख की पैकेज मिला ग्रांट, तो तुम 1 लाख को डिवाइड करोगे 1 साल में कि मुझे 1 साल में 1 लाख कैसे इन्वेस्ट करना है मेरे प्रैक्टिस के लिए। ये होता है बजट लिस्ट। जैसे हमको बिल मिलता है ना, ऐसे बिल बनाना है। खाने के लिए 10,000, रहने के लिए 30,000, ट्रैवल के लिए 5,000, ऐसे करके हमको बजट लिस्ट बनाना पड़ता है। और जो भी हम राइटिंग लिखेंगे काम को लेकर के वो क्लियर होना चाहिए। और तुम लोग को अगर इंग्लिश नहीं होता है, क्योंकि देखो मुझे हम जितना भी हमको इंग्लिश नहीं आता है, पर हिंदी में ना हम जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कोई हिंदी रिसीव करता है, कोई हिंदी रिसीव नहीं करता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक एडिटर को हायर करना पड़ता है, ठीक है। टीचर हो गए या फिर कोई अच्छा एडिटर हो गए, उनको हायर करना पड़ता है कि मैं ऐसे ऐसे लिखा हूँ उसको थोड़ा एडिट कर दीजिए। क्योंकि जहाँ पे भी हम बाहर में अप्लाई करेंगे, जैसे सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल हो गया,
हाँ जैसे कंटेंट, हाँ वो उसको हायर करना पड़ता है एडिटिंग के लिए। सेरेंडिपिटी आर्ट फाउंडेशन के बारे में किस किस को पता है? सेरेंडिपिटी आर्ट फाउंडेशन नहीं पता है? सेरेंडिपिटी आर्ट फाउंडेशन एक ऐसे एनजीओ है जिसने सिर्फ फाइन आर्ट नहीं, फाइन आर्ट, म्यूजिक, रेसिडेंसी निकालते हैं और ग्रांट भी देते हैं। मैंने भी करंट बैच में कुछ कुछ जो आता है मैं शेयर करता रहता हूँ, पर मुझे पता नहीं कोई अप्लाई करता है कि नहीं करता है। पर पता है हमारा जो आर्ट फील्ड है ना, वहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, हमको पैसे कमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ ये नहीं हो रहा है। दिल्ली में और दिल्ली के बाहर इंडिया में और अब्रॉड में इतने सारे संस्था है, मतलब इंस्टीट्यूट है कि फाउंडेशन है जहाँ पे करोड़ों करोड़ों मतलब ग्रांट तक मिलता है। ठीक है, इनलैक्स फाउंडेशन करके है, वो बाहर कंट्री में स्टडी करने के लिए 1 करोड़ देता है। ठीक है, हमको मास्टर्स में करना है कि बीएफए दूसरा करना है तो 70 लाख और 1 करोड़ का एक पैकेज देता है। पूरा रहना, बाहर में रहना, खाना सब वो देखता है। तो ये सब चीज़ ना हमको सर्च करना पड़ेगा। मैं कुछ अवार्ड्स और स्कॉलरशिप का नाम बताऊंगा, जो तुम लोग फ़ोटो खींच लेना, उसको सर्च करता रहना, क्योंकि पैसे चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आर्टिस्ट हो गया मुझे पैसे की कमी नहीं होगा। रहने के लिए भी पैसे चाहिए, खाने के लिए भी पैसे चाहिए, फिर जाकर हम गाना गाएंगे या फिर कुछ काम करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सोर्सेस जो हमको स्कॉलरशिप और अवार्ड मिलता है, नेशनल ललित कला एकेडमी अवार्ड्स सेंट्रल, रीजनल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, और नेशनल ललित कला एकेडमी स्कॉलरशिप अलग है, अवार्ड अलग है। अवार्ड में क्या होता है, एक अवार्ड मनी देते हैं, अभी तो 2 लाख 3 लाख कर दिया। और स्कॉलरशिप है जो आर्टिस्ट में तुमको बता रहा हूँ, जो बीएफए के है, वो लोग भी मतलब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हर महीने 20,000 मिलेगा 1 साल के लिए, और हर महीने 20,000 मिलेगा। तुमको घड़ी स्टूडियो जाके काम करना है, या फिर तुम्हारा रीजनल जहाँ पे है, जिस स्टेट में तुम काम करना चाहते हो उसी स्टेट में तुम रह के काम कर सकते हो। तुमको 20,000 पर मंथ मिलेगा स्कॉलरशिप से। ठीक है, और एक यंग आर्टिस्ट जूनियर फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप CCRT का जो है, सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। CCRT का ये भी बहुत, एक्चुअली हम अवार्ड और स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा रिज्यूम स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो काम नहीं करता है, जो देखेगा ना एक इम्प्रेशन रहता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि मुझे इस बार नहीं मिला मैं दूसरे बार अप्लाई नहीं करूँगा। हमको एक बार नहीं मिला तो 10 बार अप्लाई करना पड़ेगा, 10 बार में से किसी एक बार में तो हम सिलेक्शन होंगे ही। ठीक है, और CCRT तो सबके लिए है, सिर्फ फाइन आर्ट के लिए नहीं है। म्यूजिक है, ड्रामा है, रीजनल लैंग्वेज भी के ऊपर भी है, जैसे नेट होता है ऐसे CCRT का एक स्कॉलरशिप भी है। वो निकलता है, फॉर्म निकलता है। हाँ, पोर्टफोलियो, जैसे मैंने पोर्टफोलियो बताया ना, ऐसे पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, प्रपोजल भी लिखना पड़ेगा। और म्यूजिक के लिए उसमें भी शायद वीडियो कुछ ऑडियो मतलब अपलोड करने के लिए भी होता है, वो भी तुम अप्लाई कर सकते हो CCRT का। थैंक यू। फिर मैं अपने सारे टीचरों को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब ये 4 साल से पहले भी म्यूज़िक करता था, मैं सीखता था, जो भी था जैसा भी था, लेकिन इस 4 साल में ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि 2 साल का कोविड हुआ। अब देखिए म्यूज़िक में ऐसा होता है ना कि वो सामने सामने वाली चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल आप सीख रहे हैं तो आपको अपने गुरु के सामने बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस चीज़ को उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, वरना वो ऊपर ऊपर चली जाती है सिर्फ। और उस 2 साल में भी जैसे जैसे टेक्निया ने, हमारे कॉलेज ने जैसे भी क्लासेस प्रोवाइड कराई, जो भी मैनेजमेंट से जो भी हो पाया उन्होंने वो किया। ठीक है, उसके बाद इतनी सारी मेमोरीज़ हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मैंने अपने इतने सारे दोस्त कमाए हैं, अच्छे अच्छे दोस्त। ठीक है, तो उसके लिए सपोज दैट शुभम हो गया, वैभव है, अमितांशु भी आया नहीं है, ब्रिजेश फर्स्ट टाइम जब आया था ये तो
पंडित जी लेकिन बहुत अच्छे लड़के हो भाई तुम। उसके बाद मुकेश, ये तो मेरी तरफ से ही है, तो ये बहुत दिल से चीज़ों को समझता है और समझाता है, ठीक है। और उसके बाद ये अंजना है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। कार्तिक है, थोड़ा सा हंसमुख है, थोड़ा सा बहक जाता है पटरी से, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब वो है ठीक ठाक है। तो मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ कि क्या क्या मैं सोचता हूँ तुम सबको ले करके, क्या क्या तुम कितने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। लाइफ जैसे चल रही है उसके हिसाब से तो बहुत कुछ, बहुत हेल्पफुल हो आप सब, और थैंक यू बोलूँगा दिल से, और बस थैंक यू बोलूँगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून मैम और सभी टीचर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, नमस्ते। ज़्यादा शब्द है नहीं मेरे पास बोलने को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो इतना, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दिस इंस्टीट्यूट। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। म्यूज़िक तो बिल्कुल मिला, ऑब्वियसली मिला, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे हर स्टूडेंट को लड़ना आना चाहिए, जो वो फेस करता है, मुझे इस इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। और जहाँ तक रही बात, मधु मैम आप कह रहे थे कि 2 स्टूडेंट्स जो रहे लास्ट ईयर की, उन्होंने ऐसा फीडबैक दिया, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वो फीडबैक जो उन्होंने दिया है वो इस इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को नहीं रूइन करता, वो उनकी रेपुटेशन को रूइन करता है। क्योंकि इस इंस्टीट्यूट ने इतना कुछ दिया, उनको ग्रेटफुल होना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय वो इतना जो भी उन्होंने किया, तो ये इंस्टीट्यूट जो है बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। और इवन सब टीचर्स, रवि सर, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत कुछ। विकी सर, आप बहुत हेल्पफुल रहे हमेशा से। बस मेरे पास इतना ही है कहने को, इससे ज़्यादा है नहीं। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। पहली बात तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं डेली आती थी सर के पास, विक्की सर के पास, सिर्फ एक चीज़ बोलने के लिए, वो सर को पता है बट मैं बोलूँगी नहीं। पर मैंने बाद में रियलाइज़ किया, जब मैं आराम से बैठी, तो मैंने कहा कि यार कितना अच्छा कॉलेज है, मेरे कितने अच्छे बैचमेट्स हैं, मेरे टीचर्स जो मुझे इतना कुछ सिखाते हैं। मैं जब आई थी कॉलेज में, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे सच में कुछ नहीं आता था, बट यहाँ पे टीचर्स ने बाकायदा बैठा कर हमको हर चीज़ सिखाई। और मुझे दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम टीचर्स के पास कॉलेज में जाते हैं ना, तो भी वो कभी कभार हमारे को लेक्चर्स नहीं देते हैं, और यहाँ पे हमको बोला जाता है कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, आप क्लासेस के लिए आओ, हर चीज़ हमको बोली जाती है। मेरे टीचर्स इतने अच्छे हैं, रवि सर, रुमा मैम, गति सर भी थे हमारे गुरुजी, तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। इतने सारे प्रोग्राम्स हमने इस कॉलेज में किए, बहुत मज़ा आया। और स्पेशली मेरे बैचमेट्स जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा। फाइन आर्ट्स के इतने अच्छे टीचर्स हैं हमारे, मैं जब उनके स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि कितनी आर्ट है, कितना कुछ है। फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। Due to some unfortunate reasons, I had to drop out in my 4th year, and I never thought of coming back again because I was so indulged, I was so involved with my job, with my work life, I would say my new life. So I never thought कि मैं वापस कभी आऊँगी या मैं दोबारा कभी कॉलेज ज्वाइन करूँगी, और जबकि वो मैंने 4th ईयर में जाके ड्रॉप करा था। तो एक ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। सिर्फ थोड़े लोग, मैं उस टाइम पे साहिल, अनमोल, इन सबसे पहली बार ही मिली थी, थोड़ा ही मेरे को टाइम हुआ था। ब्रिजेश के साथ में मैंने फिर भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर रखा है। ही वॉज अ गुड फ्रेंड, ही इज़ लाइक माई ब्रदर। तो लेकिन स्टिल अभी
जैसे मैंने बोला कि मैंने वापस कभी आने का सोचा नहीं था, मैंने सोचा ठीक है हो गया, अब जो होना था हो गया, पर मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी, ना मेरे पास वो टाइम था, क्योंकि फिर मैं दिल्ली भी नहीं रह रही थी। पर हाँ, मधु मैम ने, विकी सर ने, सबने मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी दी कि तुम एक बार दोबारा कोशिश करो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, तुम 4th ईयर में आके ड्रॉप कर रही हो, तुमने अपने 3 साल यहाँ पे ख़राब कर दिया, फ़ायदा क्या रहा तुम्हारा इतना अपना टाइम स्पेंड करने का। हाँ, उन्होंने मेरे को एक दोबारा ही अपॉर्चुनिटी दी है, अभी मैं हूँ। जब मैं कॉलेज आई थी तो मतलब मुझे नहीं पता था कि हमारे टीचर्स तक चेंज हो गए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को शंकर सर मिलेंगे, गौतम सर, प्रशांत सर, ये सब मिलेंगे। वो मेरे लिए एकदम ही बहुत ज़्यादा कि ओ गॉड इतने ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। फिर मैं किसी से इतना इन्वॉल्व भी नहीं थी, ना मैंने किसी से बात करी। ऊपर से जब मैं कॉलेज जाती थी तो सारे कौन है ये बहुत एक्सप्रेशंस मेरे को मिले, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग या कह लो, मतलब थोड़ा मेरे को अजीब लगता था। अभी भी मेरे को जैसे अजीब लग रहा है। यहाँ पे मैं सिर्फ 4 लोगों को जानती हूँ, 5 सॉरी, सिर्फ 5 लोगों को जानती हूँ। बट हाँ, आई वुड रियली अप्रिशिएट द टाइम एंड द पेशेंस दैट माई टीचर्स, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम हैव गिवन मी। जिस पेशेंस के साथ में जो भी कुछ हमारे साथ में पास्ट में हुआ, उसके बाद भी अगर मेरे को इतने पेशेंस के साथ में अभी भी ट्रीट कर रहे हैं या मेरी इतनी अगर हेल्प करिए, देन आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट मैम एंड थैंक यू सो मच। पर जब मैं यहाँ कॉलेज में थी तो हम शंकर सर की बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते थे। आई वुड लाइक टू शो सम। शुरू टाइम में जब हम कॉलेज आए थे फर्स्ट टाइम में, तो वो जर्नी हमारी शुरू नहीं हुई थी। जर्नी अब हमारी अब शुरू हुई है कि अब जो मोड चल रहा है ना, वो अब पता चल रहा है कि कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ है। जैसे सर ने बताया है कि पेरेंट्स हैं, जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया तो एक फोर्स भी आता है कि अब जॉब करो या फिर कुछ अपना देखो। तो उस चीज़ को लेके ना काफ़ी सारी यादें हैं। टीचर्स वगैरह काफ़ी, हमारे फैकल्टीज जितने भी थे, विक्की सर ने मेरे को काफ़ी हेल्प करी है। मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज भी रह चुके हैं, वो सब चीज़ें। और टीचर्स वगैरह इतने अच्छे हैं जो हमारे को कॉल करके बुला रहे हैं कि आ जाओ, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई टीचर्स इतना फोर्स करता है बच्चे को। और मतलब कि बस काफ़ी सारा प्यार रहा है आपके साथ भी। कुछ म्यूज़िक के भी हैं स्टूडेंट वगैरह जो है काफ़ी अच्छे। अच्छा लगा, ये लाइफ बड़ी प्यारी लगी। 4 साल कैसे बीते हैं वो उस टाइम नहीं पता चला था, बट अब पता चल रहा है। और जर्नी अभी शुरू हुई है, आगे भी देखना है क्या कर सकते। थैंक यू। सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों को हेलो, हाय। 4 साल का सफ़र 5 मिनट में बताना है, 2-3 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है। 2 फेजेस हैं, एक तो बैचमेट्स के साथ है फेजेस, और एक टीचर्स के साथ है। दोनों ही फेजेस मेरे बहुत अच्छे रहे। अगर मैं अपनी कॉलेज लाइफ की बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत सॉर्टेड और बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ रही है, जिसमें सीखना भी था, मस्ती भी थी। जैसे मैं अभी यहाँ पे जब आया तो मैं पीछे बैठा, तो पहले बात हुई कि उन बच्चों की जो कैंटीन में आके बैठ जाते हैं और क्लासेस नहीं लेते, तो विक्की सर ने बोला शुभम। फिर उन बच्चों की बात हुई, प्रिंसिपल मैम ने बोला कि मैं जल्दी नहीं आ सकता था क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, तो मैम ने बोला शुभम। तो ये फेजेस होते हैं स्टूडेंट्स के, कुछ मस्ती मजाक भी, कुछ सीखना सिखाना भी। और सिर्फ मैंने ही नहीं, अंजना ने बोला कि जब उसको यहाँ पे वो आई थी तो उसको कुछ नहीं आता था। हम सारे ही ऐसे ही थे। मेरे को आज भी अपना पहला दिन याद है, मेरे को पिच नहीं पता था क्या होता है, कुछ नहीं पता था। और आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा बैचमेट जो सारे बैचमेट्स हैं, इवन फाइन आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, मैंने देखा कि हम जहाँ से आए थे तो इन 4 सालों में हमने बहुत कुछ कवर करा, हम बहुत आगे भी आए हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरी रवि सर से बात हो रही थी, तो उनसे ये बात हुई कि उनसे यही बात हो रही थी, ग्रेजुएशन तो भी बस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी समझ में आया कि करना क्या है हम लोगों को, अब उस पर मेहनत शुरू करनी है हम लोगों को। ये बैचमेट्स की बात थी। टीचर्स की अच्छी बात यह है कि यहाँ के सारे टीचर्स हमसे बस एक कॉल की दूरी पे हैं। टीचर्स नहीं, एक फ्रेंड की तरह हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, और जो चाहें, मतलब एक फ्रेंडली बिहेवियर जो होता है उसमें हम पूछ सकते हैं उनसे कुछ भी, तो बहुत अच्छी बात है। टेक्नो इंस्टीट्यूट को मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा मेरे साल अच्छे करने के लिए और मेरे को इतना कुछ सिखाने के लिए। थैंक यू एवरीवन। तो शुरू से एक आर्ट में इंटरेस्ट था, तो फिर मुझे किसी ने बताया टेक्निया के बारे में, तो मैम से मैं मिली और
4 इयर्स थे, बट हमने 2 इयर्स ही स्पेंड किए, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम पे। बट टीचर्स बहुत ज़्यादा हमें मिले हैं, गौतम सर, प्रशांत सर, और 2 टीचर्स और भी थे, और सर से तो काफ़ी वैरायटी मिली हमें सीखने के लिए, क्योंकि अलग अलग टीचर्स थे, सबके थॉट्स थे, तो उस अकॉर्डिंगली हमें सीखने को बहुत डिफरेंट चीज़ें मिली। ऐसा नहीं है कि हमें एक उसमें बाउंड हो गए हैं, सबका थॉट अलग अलग था, सीखने को भी अलग अलग मिला, स्टाइल भी सबका अलग अलग था। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, और रीज़न वही फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो सपोर्ट बहुत मिला उस चीज़ को लेके कि सबने अच्छा सपोर्ट किया है कि अगर नहीं है तो हमें टाइम लिमिट भी दी है। तो कोऑपरेशन बहुत है टेक्निया में। मैं को जब भी कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं तो मैंने आके सर खाया, सर का, मैम से भी बात की है पर्सनली, तो सपोर्टिव है पूरा स्टाफ हमारे साथ, और आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं मुझे उसके हिसाब से। तो मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे अब यू टर्न लेना चाहिए या ये ट्रेन पकड़नी चाहिए नहीं, तो मुझे लगता है कि वो सही था, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने इस चीज़ से। मैं खुद का अपना सेंटर भी चलाती हूँ, अपना कोर्स भी कर रही हूँ, और मतलब स्टडी अभी भी मैं कर रही हूँ आगे, और मुझे लगता है जब तक मैं हूँ आगे करती रहूँ, कुछ ना कुछ चलता रहे मेरी लाइफ में। मैं बैठना नहीं चाहती बिल्कुल भी। सो देखते हैं कहाँ तक ख़त्म होता है, कब तक चलता है मेरा ये। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, सभी गुरुजनों को। सब कुछ आप कह चुके हैं। मैं यही कहता भी हूँ दोस्तों से कि टेक्निया मेरा घर है, और कहीं से तो मैं ये भी कहता हूँ कि आई लव टेक्निया मैं ये भी कहता हूँ, और बस और कुछ नहीं आप कह सकता। यहाँ की सबसे ख़ास बात मंच है यहाँ का। हमारे पास मंच है जो कि हम बहुत आसानी से हम ग्रैस्प कर सकते हैं। रामलीला, कॉम्पिटिशन्स, ये सब हम कर चुके हैं यहाँ पर, तो एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, और मैं तो आऊँगा यहाँ पर बिल्कुल थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैं इसमें आया था कॉलेज में, तो 1 साल पीछे ही आया था, मतलब मैं 1 साल लेट हो गया। तो और मेरे को सुर का जो होता ना सर, सा भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था मेरे को, बस ऐसे ही किसी ने रास्ता दिखा दिया, मैं चल पड़ा तो आज मैम थोड़ा बहुत 100 में से कम 3-4% जानता हूँ मैं। और दूसरी बात मैम ये थी कि मैं चाहता था कि इन 4 सालों में एक बार ज़रूर परफॉर्म करूँ, तो मैम वो मैंने करा भी, अपने विक्की सर के कहने पे, और जो सीनियर थे उनके कहने पे भी, मैम के कहने पे भी, तो उसमें अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को। उसमें होली में रसिया गाई थी मैंने, याद होगा। हाँ, तो मैम ये चीज़ थी। और मैं एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा, मैम सब ने कही है, पर एक छोटी सी चीज़ मैं भी ये कहना चाहूँगा। इस दुनिया में ना मैम कंपटीशन, सब सोचते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। मैम मेरी नज़रों में कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं है मैम। मैम इसका रीज़न ये है क्योंकि जो आगे बढ़ रहे हैं ना मैम, अगर वो अपने से नीचे, अपने से कमज़ोर बच्चों का साथ देते हुए चलेंगे ना, तो कोई कंपटीशन नहीं है मैम। सब भेड़ चाल में चल रहे हैं, हर चीज़ मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले। मैम अगर वो बांट के खाएंगे सब में, तो कोई भूखा नहीं रहेगा। बस सभी को राम राम। ये बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं मेरे सामने सभी, और सब गुरुजन बहुत एकदम मेरे आश्रम की याद आ जाती है कि सारे गुरुजन बहुत अच्छे हैं, किसी में मतलब सारे हेल्पफुल हैं। वो कह रहा शुभम ने कहा एक गॉल की दूरी पर है, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ये। और सारे लोग बहुत हेल्पफुल हैं। किसी की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, जीवन है चलता रहेगा, इसलिए जीवन है। सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को नमस्कार, और सभी मित्रगणों को मेरा गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो मुझे स्टार्टिंग की तो कुछ बातें याद भी नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन ये है कि यहाँ पर रह करके मुझे खुद को काफ़ी जानने को मिला। मैं शायद ऐसा बंदा हूँगा जो 1-2 लोग ही होंगे मुझसे कम जो आए हों कॉलेज में। मैं 3 साल तो आया नहीं था, लास्ट 1 आधे साल ही आया हूँ ऑनेस्टली, लेकिन मतलब खुद को काफ़ी जानने को मिला अंदर कि भाई मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसा किसी के साथ रिलेशन रखता हूँ।
ये सब मुझे बहुत ज़्यादा जानने को मिला। संगीत के बारे में तो डेफिनेटली गुरुजन हैं हमारे, सभी ने बहुत मार्गदर्शन किया, बहुत हेल्प करी। बस ठीक है, थैंक यू। तो मतलब मैं जितना सोचती हूँ ना, मतलब कि जो 4 साल हैं, इन 4 साल में मतलब एक मतलब अलग अलग दौर गुजरे हैं। कि जैसे आज जब मैं आ रही थी, रास्ते में थी, तो मैं मतलब सोचती भी आ रही थी कैसे जब हम रोहिणी में वहाँ पे शिफ्ट थे वाले टेक्निया में, तो वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था तो हमने सबसे पहले गति सर से सीखना शुरू किया था। तो उसका एक अलग दौर था कि वहाँ से धीरे 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 मतलब सब जितने भी मतलब टीचर्स हैं, सब टीचर्स के मतलब एक एक जैसे गति सर का हर कुछ याद है, जैसे उनकी क्या बंदिश थी, रवि सर हो गए उनका याद है, आदित्य सर हो गए, रूमा में मतलब एक ही मतलब मेमोरी है हर टीचर की, वो चीज़ है। और फ्रेंड्स के बारे में बोलें तो फ्रेंड्स के बारे में भी अलग मेमोरी है। मतलब मैं जितना बोलूँगी ना कि टेक्निया में जितना मैंने सीखा है, जितना मुझे नॉलेज मिली है, मतलब उतना या उससे ज़्यादा ही बोल सकते हैं कि मेमोरीज़ बहुत लेके गई हूँ, कि मतलब लाइफ टाइम याद रहने वाली मेमोरीज़ है। थैंक यू सो मच टेक्निया कि हमको ये 4 साल देने के लिए। सबसे पहली बात तो मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी DU से ग्रेजुएशन किया हुआ था पहले ही, तो तब मैं डिप्लोमा कंप्लीट कर रहा था अपना। और तब क्या था, सिर्फ कॉलेजेस में क्या होता है, सोसाइटीज़ होती हैं, म्यूज़िक सोसाइटीज़, ड्रामा सोसाइटीज़, तो तब सिर्फ हम सोसाइटी में जाते थे और परफॉर्म करते थे, गाते थे, और सब बच्चे मतलब नॉर्मली कोई पढ़ाई करता था, कोई कुछ करता था। यहाँ पे क्या है, सबसे अच्छी बात है कि पूरा कॉलेज के बच्चे सब आर्टिस्ट हैं, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, कोई पेंटर है। तो ये जो माहौल हमको मिला है, ये खुद में ही एक गिफ्ट है, ये मिलता नहीं है सबको, नसीब वालों को मिलता है। और ये सपना होता है मेरे ख्याल से सबका, सभी स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि कैंपस हो और सारे बच्चे हमारे तरह ही हों। तो ये जो हमको मिला है, और फ्रॉम कॉलेज स्कूल, हम स्कूल में जब थे, सबसे पहले स्कूल में आए थे टेक्निया में, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे एक बिल्डिंग हमारा हुआ, कॉलेज हुआ अपना। और ये बहुत एक अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास एक कॉलेज है, सब बच्चे हमारे दोस्त सबसे। और मेन बात, टीचर्स जो हाईली क्वालिफाइड, सारे टीचर्स जितने भी हमको मिले हैं एजुकेटेड भी हैं, और इतने अच्छे मतलब सब घरानेदार शिक्षा जो हमको मिली है, गुरु शिष्य परंपरा के तौर से मिली है, ये भी बहुत बड़ी एक बात है। और इतने बड़े आर्टिस्ट सब हमारे गुरु रहे, तो जो हम गर्व से बता सकते हैं किसी को भी कि हम किनके शागिर्द हैं। तो ये बहुत मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। ये गुरुओं के आशीर्वाद से टेक्निया का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का जो हमारा डिग्री है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जो मैंने प्रेजेंट किया तो मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया कि हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारे पास डिग्री है। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आप टेक्निया से कर रहे हैं या कहीं से कर रहे हैं तो आपको ये डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में टेक्निया के, और ऑफ कोर्स हमारे यूनिवर्सिटी का। तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच टीचर्स, थैंक यू सो मच। और मेरे बैचमेट्स ऑफ कोर्स, मुझे लगता है बेस्ट कॉलेज में भी मुझे लगता है कि हमारा जो बैच था वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि हम चाहे महीने में एक बार मिले या 2 महीने बाद हम मिले, वो हम ऐसे ही हक करके, ऐसे ही हाय हेलो करके, मस्ती में हंस के सबसे हाय हेलो करके बात करते हैं। कोई किसी से आज तक मेरा कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, कोई मनमुटाव नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे ये चीज़ शेयर करना था। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। सभी टीचरों को मेरा प्रणाम एंड सभी मेरे दोस्तों को हेलो। मैं बस ये कहूँगा कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सब आर्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो वोकल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो या ड्राइंग हो। हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन ये होता है कि हम अपनी आर्ट को हमेशा इम्प्रूव करते रहे। सो अगर आपको अर्न करना है तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही आपको आगे चल के एक बेटर लाइफ दे सकती है। एंड यहाँ पर आप सबका फ़ायदा ये है कि आपके सारे टीचर्स अच्छे हैं, इवन चाहे वोकल हो, इंस्ट्रूमेंट हो या ड्राइंग हो, आपको वो सपोर्ट करते हैं, आपको यहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है। इवन मैंने भी अपनी मास्टर्स यहाँ से करी तो मुझे भी 2-3 बार परफॉर्मेंस का मौका मिला, और ये हर जगह नहीं मिलता। अगर मैं और भी यूनिवर्सिटीज़ या देखूँ तो वहाँ पर भी बात सही है कि वहाँ क्लासेस नहीं होती, क्लासेस होगी
तो टीचर कुछ अपना बताएगा, टीचर कुछ अपना सिखाएगा। तो यहाँ पर आपका बेनिफिट ही यही है कि आपको टीचर सिखाते हैं, समझाते हैं, आपकी गलतियों को ठीक करवाते हैं। एंड बस यही कहूँगा कि अपने काम को हमेशा इम्प्रूव करते रहो। जैसे कि कहते हैं आई कैन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आई कैन, आई मतलब इम्प्रूवमेंट, कंसिस्टेंसी एंड नेवर एंडिंग। जो हमारे फील्ड में है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। एंड थैंक यू।